हेलो फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर वेल। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोस भी अच्छी लगी होंगी। जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं उनको मेरा हर टॉपिक कनेक्टेड लगेगा। प्लीज डोंट मिस एनी वीडियो बिकॉज एवरी वीडियो हैज इट्स ओन वैल्यू, इट्स ओन नॉलेज। सो कनेक्टिविटी तो है ही सारे लेक्चर्स की एक दूसरे के साथ। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तभी आपको रियल बेनिफिट जो है वो आपकी इन वीडियोस का मिल पाएगा। ओके, आज का जो टॉपिक है मेरा वो पर्सन्स के रिलेटेड है। जब आप बड़े बड़े टॉपिक सिखाना चाहते हैं किसी को, वर्ब है, नाउन है, या एडवर्ब है, या एडजेक्टिव्स, एनीथिंग, या टेंसेस जैसा बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप किसी को सिखाना चाहते हैं, बिफोर दैट ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम उनका यूज किसके साथ कर रहे हैं, राइट? एक नाउन, दूसरा प्रोनाउन, ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका पहले आना बहुत जरूरी है अगर हमें बाकी की चीजें सीखनी हो। लेकिन नाउन पे जाते टाइम पे भी हम जो चीजें सीखते हैं, वो चीजें सीखने के लिए भी अगेन हमें पर्सन्स का पता होना चाहिए। इसीलिए ये पर्सन्स हम प्रोनाउंस में पढ़ते हैं, बट प्रोनाउन के टॉपिक पे जाने से पहले भी मैं आपको ये जो टेबल है ये जरूर बताना चाहूंगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, सो प्लीज गो थ्रू इट। अपने बच्चों को भी सिखाएं, जिनके बच्चे नहीं है, जो खुद बच्चे हैं वो भी सीखें। ठीक है, तो ये टेबल जानना बहुत बहुत मैंडेटरी है फॉर एवरीवन। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आप पहले इस टेबल को बहुत बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, तभी आप आगे बाकी के टॉपिक को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सो हम बात कर रहे थे पर्सन्स की। जब भी हम ग्रामेटिकली पढ़ते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स, यू मस्ट नो दैट कि तीन तरह के पर्सन्स रहते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन रहता है, ठीक है, देन उसके बाद सेकंड पर्सन है, देन थर्ड पर्सन है। ये तीन तरह के पर्सन्स रहते हैं और हर पर्सन में सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म में रहती है। वोकैबुलरी सेक्शन में वी ऑलरेडी हैव लर्न्ड कि सिंगल का मतलब जो एक ही हो और प्लूरल का मतलब जो मोर देन वन हो, राइट? वो हमारा प्लूरल फॉर्म रहता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में ही सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स रहती है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर ऑफ एनीथिंग होता है, यानी कि एनी लाइन, एनीथिंग, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन हुआ वो जिसके साथ बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन है। अब वो थर्ड पर्सन कोई लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, राइट? तो इसी के साथ हम उनके तीन केसेस, चार केसेस पहले पढ़ेंगे, उसके मीनिंग समझेंगे और उनके यूजेस समझेंगे। क्लियर? मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव का मीनिंग बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने वाला जो पर्सन होगा वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जब वही पर्सन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, और जब वही पर्सन अपनी ओनरशिप जताना चाहे किसी चीज के ऊपर, उसे पोजेसिव केस कहेंगे। एंड देन अगर वो उसमें सेल्फ ऐड कर दे तो उसे हम रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं। क्लियर? और वन बाय वन इनके मीनिंग समझेंगे। इनके मीनिंग जो बड़े लोग हैं उनको तो डेफिनेटली आते ही होंगे, बट जो छोटे हैं, जो बिल्कुल लर्निंग स्टेज में हैं, जो बच्चे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले हमें इन चीजों के मीनिंग आने चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को ट्रांसलेट करना नहीं आता होता। अगर उनको खुद से कोई पैराग्राफ राइट करने के लिए दे दिया जाए तो उन्हें इवन ही और शी में भी डिफरेंस क्लियर नहीं होता, उनके हिज और हर के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। आई हैव सीन ऑल दोज थिंग्स, दैट्स व्हाई ये चीजें, ये मेरी वीडियोस में मेन मोटो ही यही है, जो चीजें मैंने खुद रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई हैं, जो मैंने खुद चीजें देखी हैं, वही चीजें, वही प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। मेरी वीडियोस का मोटो कोई बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करना या कोई मनी अर्न करना नहीं है। मैंने जो चीजें खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं, वही चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वही चीजें मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ। आई जस्ट एज अ बीइंग अ टीचर, आई जस्ट वांट कि हर बच्चे को इस चीज की नॉलेज हो, हर बच्चा उस प्रॉब्लम को ओवरकम करे।
जो सिचुएशन या जो प्रॉब्लम हम लोगों ने हमारी स्टूडेंट लाइफ में फेस की है, वो प्रॉब्लम आने वाले स्टूडेंट्स ना फेस करें। तो एज अ टीचर मैं यही चाहूंगी कि अगर मुझे कुछ आता है, अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज है, तो वो नॉलेज मैं हर उस बच्चे के साथ शेयर करूं जिसको इसकी नीड है। ओके, सो ये टेबल ना सिर्फ छोटों के लिए बट बड़ों के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो सेम उनके लिए भी ये चीज लागू होती है। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं, इन केसेस को वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे। बड़े हैं ऑब्वियसली दे नो द मीनिंग, बट जो छोटे हैं उनको मैं मीनिंग एक बारी बताना चाहूंगी। आई का बच्चे मीनिंग जो रहता है वो रहता है मैं, ठीक। वी का मतलब हम। अब आई का ही ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई एम डूइंग समथिंग, शी इज डूइंग समथिंग फॉर मी, वो मेरे लिए। वो मेरे लिए कोई काम कर रही है। क्लियर? वो मेरे लिए कोई काम कर रही है। शी इज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रही है। प्लीज गिव इट टू मी, प्लीज ये मुझे दे दो। तो इस तरह के वर्ड्स जो है हम ऑब्जेक्टिव केस में दे रहे हैं। अब जो दे रहा है वो सब्जेक्ट है, बट जिसको दे रहा है वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब इसी को पोजेशन फॉर्म में हमें अगर लाना हो, मैं देखिए वन पर्सन लेकर चल रही हूँ। एक एक पर्सन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है विद सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। उसी का अगर हमें पोजेसिव केस बताना हो तो कैसे बताएंगे? अगर वही पर्सन बोल रहा है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे बोलेगा? दिस इज माई बुक, ओके, और दिस बुक इज माइन। सिर्फ सेंटेंस को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिससे माई और माइन का डिफरेंस क्रिएट होता है। आगे जाके इनके क्या और डिफरेंट यूजेस हैं वो भी मैं बताऊंगी, बट फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि दोनों का मीनिंग मेरा ही होता है। क्लियर? और माई सेल्फ, जब हमने सेल्फ ऐड कर लिया वो रिफ्लेक्सिव केस बन गया, और उस टाइम पे हम उसमें खुद को ऐड कर देते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इसी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म। आई का प्लूरल वी। जब एक है तो उसके लिए आई। जब एक हम बात कर रहे हैं तो अगर मैं ही बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम सेइंग समथिंग, राइट। लेकिन जब मेरे साथ कोई और है और वो भी मेरे साथ मिलके आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो हम दो लोग अगर बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं तो हम क्या बन जाएंगे? वी। और वी का हिंदी फॉर्म क्या है? हम। क्लियर? ठीक। फिर उसके बाद इसी को ऑब्जेक्टिव केस, वी आर डूइंग समथिंग, समवन इज डूइंग समथिंग फॉर अस, वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, वो हमें कुछ दे रहा है, वो हमसे कुछ ले रहा है। तो इस तरीके से वी से अस बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। उसी से पोजेसिव केस बनता है अवर एंड आर्स। दिस इज आवर होम, और दिस होम इज आर्स, ये हमारा घर है। मीनिंग दोनों का सेम है, बस सेंटेंस को लिखने की जो तरीका होगा उससे इनके डिफरेंसेस आएंगे। नेक्स्ट, वी विल डू इट ourselves, ourselves, रिमेंबर अब हम VES लगा देते हैं, LF नहीं लगाते हैं जब इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम खुद इस काम को कर लेंगे। क्लियर? ये तो था हमारा फर्स्ट पर्सन, राइट। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पर्सन के ऊपर। जब हम सेकंड पर्सन में जाते हैं तो सेकंड पर्सन में हम किससे बात कर रहे हैं? हम तुमसे बात कर रहे हैं। तो तुम क्या है? यू। ठीक, ये सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि यू का प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है। क्लियर? यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपने देखा होगा हम यू के साथ हमेशा आर ही लगाते, कभी यू के साथ इज नहीं लगाते। क्यों? कभी सोचा? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये होता है कि चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में, उसका डिफरेंस तब पता चलता है जब हम सेंटेंस में लिख रहे हैं। ऐसे हमें कभी पता नहीं चलता। दैट्स व्हाई ये ग्रामेटिकली एक रूल है कि आप यू के साथ हमेशा आर ही लगाएंगे, मतलब प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। क्लियर? अब सिंगुलर फॉर्म में यू का सब्जेक्टिव केस यू है, बट उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा
कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर फॉर्म वाला यू कौन सा है, प्लूरल वाला कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस वाला यू कौन सा है और उसका प्लूरल यू कौन सा है? तो वो अगेन आपको सेंटेंसेस से ही क्लियर होगा। यू आर डूइंग समथिंग फॉर मी, आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। तो अब मैं कह रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, बट मैं किससे कह रही हूँ? तुमसे। तो यहाँ पे भी क्या आता है? आई एम टॉकिंग टू यू। यहाँ पे मैं यू का कुछ और नहीं बना दूंगी, ठीक है? योर्स तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस या प्लूरल फॉर्म जो है वो यू ही रहेगा। इसको ध्यान में रखिए आप। क्लियर? नेक्स्ट है, जब इसका पोजेसिव केस पे हम आएंगे, तो दिस इज योर होम, दिस इज योर होम एंड दिस होम इज योर्स। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है। दोनों फॉर्म में योर्स ही रहेगा। क्लियर? और प्लूरल फॉर्म में भी ये सेम रहेगा, इसका ध्यान रखें। बस हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते टाइम पे हमारा मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम तुम सबकी बात कर रहे होते हैं, बट इंग्लिश में जब रिटर्न करते हैं तो इसमें कोई डिफरेंसेस क्लियर नहीं होते। सेकेंड पर्सन का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है सिंगुलर फॉर्म में, दैट इज योर सेल्फ। लेकिन जब इसी का प्लूरल बनता तो यू हैव टू डू इट योर सेल्व्स। ये भी अगेन सेंटेंस पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। अब आती है बारी थर्ड पर्सन की। क्लियर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। थर्ड पर्सन सिंगुलर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे आपको इतने रूल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, नॉट ओनली इन प्रोनाउंस बट इन वर्ब्स, इन नाउन, टेंसेस। आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने मिलेंगी। अब ही क्या है, इसका हम यहाँ पे देखते हैं। ही क्या होता है? देखिए, हमें इतना पता है कि 3 तरह के जेंडर्स रहते हैं, 4 तरह के एक्चुअली। पहले तो मैं सारे जेंडर्स की बात नहीं करूंगी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 जेंडर्स मेनली। पहला होता है मेल जेंडर, जिसको हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, ओके। फिर उसके बाद होता है फीमेल जेंडर, जिसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। सो जब ही बोल रहा है तो ही मतलब वो मेल मेंबर, वो मेल पर्सन, वो मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है? जैसे वो लड़का, वो आदमी। क्लियर? वो मेरे फादर, मेरा ब्रदर, वो सब मेल है, इसीलिए उनके साथ हम ये लगाते हैं। क्लियर? लेकिन शी हम किसके लिए यूज करते हैं? जो फीमेल होती है, जो फेमिनाइन होती है। क्लियर? ये बड़ों को पता है, उनको शायद ये चीज बड़ी नॉनसेंस लग रही होगी कि क्या बच्चों वाली चीजें बताई जा रही है, बट डेफिनेटली मेरी वीडियोस बच्चों के लिए भी है, इसीलिए आई एम कंसिडरिंग ऑल द पर्संस हियर। नॉट कंसिडरिंग हियर ओनली द एल्डर पीपल या अडल्ट पीपल। हम यहाँ पे हर लेवल के स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं। क्लियर? सो इसीलिए शी हम उसके लिए लगाते हैं। तो इट क्या हुआ? इट जितनी भी नॉन लिविंग थिंग। अच्छा भाई, यहाँ पे इट का मतलब जरूरी नहीं है कि हम सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही ये यूज कर रहे हैं। इट का यूज न्यूटर जेंडर के साथ होता है एक्चुअली। न्यूटर। तो ये जो न्यूटर जेंडर है ना, इट कवर्स नॉन लिविंग, इट कवर एनिमल्स, इट कवर बर्ड्स, इट कवर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ट्री, रॉक, रिवर। तो ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर? तो इसीलिए इनके साथ में या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो इट लगाते ही है, बट एनिमल्स, काउ, हॉर्स, डॉग, इनके साथ भी हम इट का ही यूज करते हैं। बर्ड्स हो गया, स्पैरो, पिकॉक, व्हाटएवर, उन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? इट। क्लियर? सो ये सब चीजें आप याद रखें कि अगर सिंगुलर है थर्ड पर्सन, ही हुआ तो कोई मेल, शी है तो कोई सिंगल फीमेल, इट है तो कोई सिंगल न्यूटर जेंडर। ओके, न्यूटर जेंडर इंक्लूड्स ऑल दिस। क्लियर? ऑल दिस। तो अगर इन सबका ही प्लूरल बनाना हो, यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि ज्यादा मेल हो, ठीक है? अगर ज्यादा मेल हो तो उसके लिए क्या यूज होता है? दे। वो सब लड़के, वो सब आदमी। फीमेल हो तो भी क्या आएगा? वो सब लड़कियां। दे। ज्यादा न्यूटर जेंडर हैं तो भी क्या आएगा? दे। वे सब। अब यहाँ पे वे सब लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं, तो इन तीनों का ही प्लूरल क्या है? दे।
क्लियर? अब ही से बनता है ही इज डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग फॉर हिम, शी इज डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग फॉर हर, it is looking beautiful, I am writing with it, I am writing, I am the subject, but मैं किसके साथ लिख रही हूँ? उस चीज के साथ, तो आई एम राइटिंग विद इट, तो ये वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगेन सेंटेंस देख के ही हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला इट जो है वो है सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। और इन तीनों का ही प्लूरल क्या है? दे आर डूइंग समथिंग, आई एम टॉकिंग टू देम, क्लियर? आई एम टॉकिंग टू देम, तो ये इसका प्लूरल आ गया, क्लियर? फिर this is his home, this home is his, this is her home, this home is hers, its color is very beautiful, इसका कलर, इसका, उसका घर, उसका घर, इसका कलर, उसका कलर, ठीक है? तो ये सिंगुलर चीजों के लिए यूज हो रहा है, राइट? ऑन द अदर हैंड, दिस इज देयर पेन, दिस पेन इज theirs. I hope you are getting my points. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, I'm repeating again and again, please go to the comment section, put your questions over there and I will definitely answer those questions. I hope, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे डाउट्स मैं अपनी वीडियो में ही क्लियर कर दूं, बट इन एनी केस, इफ एनी केस अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। वन मोर थिंग आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, प्लीज अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है पढ़ाना या वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक करें इनको सो दैट मुझे सपोर्ट मिले और मुझे भी हौसला मिले कि नहीं मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ और लोगों को अच्छा लग रहा है। सो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, थैंक यू। सो ही विल डू any task himself, she will do any task herself, it will move itself, ठीक है? तो इस तरीके से हम इनके साथ में इनका रिफ्लेक्सिव केस में यूज करते हैं। एंड दे विल गो देयर देमसेल्व्स, वो वहां खुद चले जाएंगे। तो किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस हो सकता है, तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर नाउ, ठीक है? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इसी वीडियो के रिलेटेड। यहाँ पे कुछ चीजें हैं हमारे सामने, जैसे कि ये 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 और ये जितनी चीजें मैंने अभी सर्कल की हैं आपके सामने, भाई प्लीज इन्हें ध्यान से देखिएगा। अगेन ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये मैं ये पर्टिकुलरली सर्कल क्यों कर रही हूँ? ये जो चीजें है ना, इन सब के साथ आप नोटिस कर रहे होंगे एस यूज हुआ है, योर्स, योर्स, इट्स, हर्स, देयर्स। और यहाँ पे बहुत कॉमन एक मिस्टेक जो लोग करते हैं, बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी आपके साथ, वो प्लीज आप गो थ्रू करें। देखिए, हम अक्सर हमें लेटर पढ़ाया जाता है बचपन से, तो हम क्या लिखते थे एट द एंड? क्या लिखते थे हम? योर्स स्टूडेंट, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, राइट? इस तरह के वर्ड्स वी यूज टू यूज। तो ये सेंटेंस आप लोगों को पता होना चाहिए दैट दिस इज इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। योर्स का पहले ही मतलब है तुम्हारा या आपका, और ये जो आप वर्ड यूज करते हैं ना एपोस्ट्रोफी एस, इसका भी मतलब सेम होता है।
आपका, तुम्हारा, उसका या इसका, एक्चुअली ये काम भी क्या करता है, पोजेसिव शो करने का। ये भी पोजीशन शो करने का काम करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग डबल पोजीशन। हम डबल चीजें, आपको याद होगा मैंने आपको वोकल साउंड्स पढ़ाते टाइम पे एक कंसेप्ट बताया था, एक लॉजिक बताया था, जहां मैंने आपको बताया था हम डबल फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करते हैं। सिमिलरली हम डबल पोजेशन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पोजेशन यूज हो रहा है और हम यहाँ पे एक और पोजेशन यूज करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को इनकरेक्ट कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट, कि आपको ये चीज जो है वो नहीं करनी है बिल्कुल भी। योर्स ही लिखना है, योर्स स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट, तुम्हारा स्टूडेंट। एस नहीं लगाना है। क्लियर, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, सॉरी एस तो लगाना ही है, ये लगाना है, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है। ये चीज आप ध्यान में रखें। क्लियर, ये जो एपोस्ट्रॉफी का यूज हम करते हैं ना ऊपर, ये आपको नहीं करना है, वन थिंग। दूसरा, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके साथ ही है, ये सेम इसके साथ भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम स्टेटमेंट है आपकी, इसके लिए भी सेम स्टेटमेंट है। बट इसमें से एक वर्ड है, इसमें से एक वर्ड ऐसा है जिसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी देखा होगा और उसका यूज भी किया होगा और उसका यूज करेक्ट भी होता है। ठीक है, कौन सा वर्ड है वो, इट्स। अब आप सोचते होंगे मैम क्या बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं ये करेक्ट है, एक तरफ बोल रहे हैं ये इनकरेक्ट है। तो कब करेक्ट है और कब इनकरेक्ट है, एक्चुअली दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन कब है कब नहीं है। देखिए जब ये एक प्रोनाउन है ना, तब ये करेक्ट है, और प्रोनाउन की ही फॉर्म में अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, अगर प्रोनाउन की फॉर्म में आप, प्रोनाउन की फॉर्म में आप इट्स लिखते हैं तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर प्रोनाउन की फॉर्म में आप इट्स एपोस्ट्रोफी डाल के लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसे एज अ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये करेक्ट है। अगेन, अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट है। कंफ्यूजन लग रहा होगा, है ना, मैं फिर से क्लियर करती हूँ। प्रोनाउन की फॉर्म में, प्रोनाउन की फॉर्म में इट्स लिखना करेक्ट होगा और ये लिखना इनकरेक्ट होगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में इसको ऐसे लिखना करेक्ट होगा, लेकिन ऐसे लिखना इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है इसका, इसका ऑलरेडी मीनिंग है इसका, और इसका मीनिंग क्या होता है, ये है ना, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म किसकी होती है, इट इज की। इट इज की शॉर्ट फॉर्म क्या है, इट्स। क्लियर, तो जब हम ये लिखते हैं तो ये अलग मीनिंग देता है, और जब हम ये लिखते हैं तो ये अलग मीनिंग देता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप इनका यूज करें, प्लीज बी केयरफुल कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हो। ठीक है, मैं दो एग्जांपल्स दे रही हूं इसके लिए, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इट इज माई पेन, इट्स कलर इज ब्लू। यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो ये एक इट लिखा है, ये एक इट लिखा है ना।
क्लियर? यहां जो मैंने इट्स लिखा, इस इट्स में मैंने अपोस्ट्रोफी का यूज किया है ना? क्यों किया है? क्योंकि इसका मतलब क्या है? इट इज माई पेन। और इसका मतलब क्या है? इसका, है ना? तो ये टोटली डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसीलिए जब उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है तो वो तब भी करेक्ट है, जब वो नहीं लग रहा है तब भी करेक्ट है। बट यहाँ पे वो एक प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे वो एक प्रोनाउन है और यहाँ पे वो एक शॉर्ट फॉर्म है। दैट्स वाई हम कहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और कहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप मेरी आज की वीडियो में आपको चीजें समझ आई होंगी, कनेक्टिविटी भी लगी होगी। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर जितना भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और जितनी चीजें आपको आज की लेक्चर में मैंने बताई हैं उनको यूज करें, उनको बार बार समझें और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना करें जिन मिस्टेक्स के बारे में मैंने आज बात की है। वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया। ठीक है, तो प्लीज डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स जो हम पहले करते आए हैं। दोबारा से इन मिस्टेक्स को आपने नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।